बोलिए हर हर महादेव। भगवान ओंकारेश्वर जी की कृपा से बाबा महाकाल की नगरी में आने का मेरा सौभाग्य है। यहाँ की धरती को मेरा नमन। आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहनें, माताएं, आप दूर दूर से आई होंगी, काफी समय से बैठी हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके काम की बात करती हूं। कुछ घोषणाएं हैं हमारी पार्टी की, वो पढ़ के सुनाती हूं, उसके बाद अपना भाषण शुरू करूंगी। हमारी जो घोषणाएं हैं उसमें मेरी बहनों, आपके लिए हर महीने 1500 रुपए सीधे आपके खाते में डाले जाएंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए होगा। धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए होगा। मेरे किसान भाइयों, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 15 महीनों के लिए वो सरकार रही, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन उस समय इन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने का काम शुरू किया था। उस काम को हम पूरा करेंगे। सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ फिर से होगा। 100 यूनिट बिजली बिल आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली बिल आधी मतलब हाफ की जाएगी। पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश में लागू होगी। गैस का जो सिलेंडर है वो आपको 500 रुपए में दिया जाएगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण किया जाएगा। प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद जो आज खाली पड़े हैं उनको भरने का जल्दी से जल्दी प्रयास होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% आपको जो उसका शुल्क होता है 100% उसमें आपको छूट मिलेगी। आपके परिवारों सहित 25 लाख रुपए तक बीमा मिलेगा और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा मिलेगा, ताकि आपका इलाज मुफ्त हो सके इस बीमे से। दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गों के लिए जो खाली पड़े बैकलॉग हैं, जो पद खाली हैं और जिनका बैकलॉग पूरा नहीं किया है इस सरकार ने, उसको पूरा किया जाएगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना हम कराएंगे। उसमें मध्य प्रदेश के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, लेकिन 1 से 8वीं कक्षा तक 500 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को, और 9 से 10वीं कक्षा तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को, और 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह, और ताकि उनको और सुविधा हो और जो पढ़ाई के लिए उनको खरीदना पड़े, जो सब छोटी मोटी चीजें हैं वो कर पाए। देखिए, आपकी जो ये धरती है, रीना जी बता रही थी कि यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर उल्टे हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं? बहनें, आप जाती होंगी, जाती हैं? देखिए, रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। इस कथा का एक मुख्य संदेश है। क्या संदेश है ये? कि जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है।
यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। तो देखिए, यहां सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? देखिए, ये जो असूल, जो परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चल रही हैं, उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो असूल थे, जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो भी यही असूल थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए, तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। अब आप सोचिए, भगवान राम के पिताजी ने उनका वनवास कराया, ठीक है, वो वनवास में चले गए। वनवास में चले गए, लेकिन उनके प्रति जो जनता के दिल में श्रद्धा थी वो कम हुई? बताइए, कम हुई कि और भी बढ़ गई? और भी बढ़ी ना। क्यों? क्योंकि भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी। फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया, जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं। और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया, किस तरह से छल को पराजित करके भगवान राम वापस आए और भगवान राम गद्दी पे बैठे। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है हमारे देश की। और जब हम राजनीति की बात करते हैं बहनों और भाइयों, तो हमें हमेशा नेता में, राजनीतिक दल में, नेता के व्यवहार में, सरकार के व्यवहार में ये जो असूल हैं ये ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, जब गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, और सिर्फ उन्होंने नहीं लड़ी, आपके पूर्वजों ने भी लड़ी उनके साथ, आपके दादा दादी ने, आपके नाना नानी ने, मेरे दादा दादी ने, सबने लड़ी ये आजादी की लड़ाई। सबने खून दिया अपना, जो था वो दिया। मैं छत्तीसगढ़ गई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो वहां मुझे पता चला कि वहां की महिलाओं ने अपने जेवर दिए थे आजादी की लड़ाई के लिए।
तो सबने, जो भी देशवासी है आज जो जिंदा है, उसके किसी न किसी पूर्वज ने ये आजादी की लड़ाई लड़ी। तो उनके प्रति भी जो हमारी श्रद्धा है वो यही बताती है कि हमें जो अपनी देश और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो अपने जीवन की परिस्थितियां हैं, उन्हें समझने की बहुत जरूरत है। जब तक हम ठीक ढंग से समझेंगे नहीं तो हमारा वोट ठीक जगह जाएगा नहीं। अब आप देखिए, कोरोना का कहर था, आपके यहां से स्वास्थ्य मंत्री थे कौन थे? सिलावट जी थे। कोरोना चल रहा था, कोरोना के समय सिलावट जी कहां थे? किसी को याद है? बेंगलोर के एक रिजॉर्ट में थे। क्या कर रहे थे? सौदेबाजी कर रहे थे। किस चीज की सौदेबाजी कर रहे थे? आपकी सरकार की। कर रहे थे कि नहीं? स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी। कोरोना चल रहा था, तबाही मच रही थी, हर जगह आप ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, वो बेंगलोर में बैठे सौदा कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी थी। जब वो शुद्ध के लिए युद्ध का जो आपने छेड़ा था कमलनाथ जी, नारा कि मिलावट रोकनी है, सिलावट जी क्या कर रहे थे? सरकार में मिलावट लाने की बात कर रहे थे। तो अच्छा हुआ चले गए, अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि ऐसे नेता जो आपके जनमत को पैसों और धन को इस्तेमाल करके आपके जनमत को बिगाड़कर एक ऐसी सरकार ला सकते थे आपके प्रदेश में जो आपका नुकसान करे, अच्छा है दूसरी पार्टी में चले गए। और शायद अगर आप अपना वोट विवेक से देंगे तो और अच्छा होगा, वो थोड़ा सा सबक भी सीख लेंगे। थोड़े दिनों सत्ता से बाहर रहे, हर नेता की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तभी तो सीखते हैं नेता। तो मैं आपको गांधी जी की बात कर रही थी, मैं आपको परंपराओं की बात सुना रही थी। किस लिए? क्योंकि देखिए, जब प्रदेश को चलाना होता है, देश को चलाना होता है, तो हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके कुछ आदर्श हो, असूल हो और एक नजरिया हो कि देश प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए क्या करेंगे, क्या नौकरी दिलवाएंगे हमारे बच्चों को, क्या किसानों की जो जीवन है, जो संघर्ष से भरे हैं, मुश्किलों से भरे हैं, उसमें किसानों की कुछ सहायता हो जाएगी कि नहीं, यही चाहते हैं। और आज के जमाने में ये भी हो गया है कि हम नेताओं से कम मांगने लग गए हैं। एक जमाना था, मैं अपने पिताजी के साथ जाती थी अमेठी में, उत्तर प्रदेश में। पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं साथ साथ चलती थी और मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, गांव की महिलाएं डांट रही हैं खूब जोर से उन्हें कि भाई तुमने कहा था ये सड़क मरम्मत, इसकी मरम्मत कराओगे, 1 साल निकल गया, कराई नहीं। डांटती थी, बहुत मांगती थी, कहती थी पानी दिलवाओ, हमारा स्कूल ठीक करवाओ, यहाँ पे शिक्षक नहीं आते, शिक्षक को भेजो, यहाँ पे कोई उद्योग लगवाओ, बड़ी बड़ी पाठशालाएं चाहिए हमें, मांगते थे। और आजकल जमाना ये हो गया है कि लोग कहने लगे कि भाई थोड़ा बहुत काम कर ले तो भ्रष्ट भी हो तो ठीक है चलेगा, लेकिन हमारे लिए थोड़ा बहुत काम कर ले, ये जमाना आ गया है। ये गलत है भाई और बहनों, बहुत गलत है। और ये आपके हाथों में है कि इस जमाने को बदलो। मैं कल छत्तीसगढ़ में थी, वहां जाके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, तो मैं मंच पे खड़े होकर कह सकती हूँ कि भाई हमने ये करके दिया है तुम्हारे लिए। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखती हूँ। आज आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ में आपके साथ लगा हुआ प्रदेश है, एक समय में मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, कांग्रेस की सरकार है, सबसे कम बेरोजगारी है। और जो पलायन करके जाते थे वो आज सोच रहे हैं कि भाई शहर में क्या कर रहे हैं, हम अपने घर चले जाते हैं, वहीं रोजगार मिल जाएगा, वहां रोजगार मिल रहे हैं। और बगल में आपका मध्य प्रदेश, 18 सालों से भाजपा की सरकार है। कोई बताएगा पिछले 3 सालों में कितने रोजगार दिए हैं? यहाँ मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, किसी को रोजगार मिला?
कैसे मिलेगा? 21 रोजगार, सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं 3 सालों में। बहनों सोचो, इतना बड़ा प्रदेश है, 21 रोजगार सरकार ने दिए हैं। तो जो रोजगार, जो पद खाली हैं वो भरे ही नहीं है। आप हर स्तर पे देखिए। ये बात मैं कल छत्तीसगढ़ में भी करके आई हूं कि मध्य प्रदेश को देखिए। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसके हर स्तर पर 90% तक पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में पद खाली पड़े हैं, शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं सारे। आज के जमाने में ऐसा कोई नौजवान नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, वो मेहनत इसलिए करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सही बात है कि नहीं बहनें? आप रोज जब खेती में जाती हो, मेहनत करती हो, घर आती हो थकी हुई, फिर भी खाना बनाती हो, सबकी परवरिश करती हो, जब सब सो जाते हैं तभी सोती हो। किस लिए करती हो? अपने लिए तो नहीं। जिस दिन मजदूरी दिहाड़ी नहीं मिलती उस दिन भूखे पेट कौन सोता है? आप ही तो सोती हो ना, बाकी सबको खिला के सोती हो ना। किस लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। और स्थिति क्या है? यहाँ आपके प्रदेश में 7,000 से ज्यादा पाठशालाएं बंद हो गई हैं इनके राज्य में। वहां छत्तीसगढ़ में बगल में नई नई पाठशालाएं बन रही हैं। हर जिले में उन्होंने पाठशाला इंग्लिश मीडियम बनाया है। कह रहे हैं कि अगर सरकार वापस आएगी तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो भी जितनी भी सरकारी पाठशालाएं हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पाठशालाएं बंद हो रही हैं, वहां नए नए उद्योग बन रहे हैं, यहाँ उद्योग बंद हो रहे हैं। यहाँ पे बैकलॉग, भर्ती के बैकलॉग, यहाँ पे सब घोटाले पे घोटाले पे घोटाला हो रहा है। एक लंबी लिस्ट है। मेरे साथी हैं बोलते हैं हमेशा पढ़ लीजिए ये लिस्ट, इसमें 250 करोड़, 1300 करोड़, 300 करोड़। मैंने कहा लोग क्या सुनना चाहते हैं भाई, कि इतने हजारों करोड़ उनसे लूटे गए हैं। तो मैं ये आंकड़े पढ़ के क्या बताऊं? लोग तो जान रहे हैं ना, लूटे तो इन्हीं से है। संपत्ति तो आपकी ही है जो लूटी गई है। ये बात समझते हैं आप बहनें? समझते हैं आप कि सरकार के पास कोई अपना पैसा नहीं होता। सरकार में जो संपत्ति होती है वो किसकी होती है बताइए? जोर से बोलिए। आपकी संपत्ति होती है, आपकी संपत्ति होती है, सरकार की संपत्ति नहीं होती। तो जब हम सुनते हैं कि लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, फलाने ने हजारों करोड़ का घोटाला कर लिया, इसमें किसके हजारों करोड़ हैं? उनके तो नहीं है। लूट रहे हैं ना किसी से। किससे लूट रहे हैं? आपसे लूट रहे हैं। और अगर सही तरह से सरकार की नीतियां होती है ना, तो वो पैसे आपके जेब में वापस डाले जाते हैं। कैसे? स्कीम्स बनाकर, किसानों की मदद करके, महिलाओं की मदद करके, मजदूरों की मदद करके, रोजगार दिलवा के, इसी तरह से पेंशन दे के, इसी तरह से तो आपके पैसे आपकी जेब में वापस आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? आपके जेब से निकाल रही है और लूट रही है, भ्रष्ट है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपकी संपत्ति दे रही है। और ये मत समझिए कि सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ये इनकी नीति है, ये भाजपा की नीति बन गई है। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है। आप 10 सालों में आप बताइए, ये कहते हैं ना, आपको कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। सही बात है। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थी और वो कंप्यूटर थे और वो कंप्यूटर लाना चाह रहे थे देश में, तो विरोध किसने किया? भाजपा ने किया कि भाई ये सब नहीं चलेगा देश में,
आज देखो देश तकनीक में आगे कैसे बढ़ गया है, उसकी वजह से। क्योंकि बहुत सालों पहले, दशकों पहले किसी की सोच थी। अगर आज देश में IIM है, IIT है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल हैं, किसी की सोच थी, नेहरू जी की सोच थी कि हम ऐसे ऐसे संस्थान बनाएंगे जिससे दशकों बाद लोगों का लाभ होगा, जिससे देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। लेकिन इनकी सोच कुछ अलग है। जो नेहरू जी ने बनाया, जो आपकी मेहनत से बना, जनता की मेहनत से बना, जहां से अच्छे अच्छे रोजगार मिलते थे, सब कहते थे ना एक जमाने में, आप अपने पिताजी से पूछिए, माताजी से पूछिए, एक जमाने में कहते थे हमें सरकारी नौकरी चाहिए, कहते थे कि नहीं? क्यों? सरकारी नौकरी में एक तो सुरक्षा मिलती थी नौकरी की, कोई ऐसे खदेड़ नहीं सकता था। दूसरा, 20 साल नौकरी करने के बाद एक अच्छा खासा पेंशन मिलता था। यही दो मुख्य वजह थे। और सरकारी नौकरी मिलती कहाँ थी? ऐसी संस्थानों में जहां पे, ऐसी कंपनियों में जो सरकार ने बनाई थी आपके लिए, रोजगार दिलवाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज जरा पूछिए ना, मोदी जी आते हैं तो, मोदी जी जो ये BHEL था, जिससे हमें रोजगार मिलते थे, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया? किसको दे दिया? बताएं मोदी जी, किसको दिया? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया? एक नहीं, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं आज उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में है। आज वो उनसे कमा रहे हैं। प्राइवेट हो गई हैं सारी नौकरियां। सरकारी नौकरियां में जो पेंशन मिलता था वो भी नया पेंशन हो गया है। लोग घबराते हैं कि 20 साल के बाद, नौकरी करने के बाद हमारे पैसे कहां डाले जा रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम। कल को गलत जगह डाल दिए, इन्वेस्ट कर लिए, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, हमारे सारी 20 सालों की कमाई चली जाएगी। आज सरकारी जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, क्या कहता है? हमें पुरानी पेंशन दे दीजिए, हमें सिर्फ अपने पैसे जो हमने कमाए, जो हमारी हर महीने आपने हमसे काटे, वो हमें अंत में दे दीजिए, हम खुद इसका ध्यान रख लेंगे, हम खुद इसकी हिफाजत कर लेंगे। ये लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं भैया, बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत पैसे लग जाएंगे। तो ये जो सरकारी कंपनियां हैं, ये आपने क्यों सौंप दी अपने दोस्तों को कौड़ियों के दाम पे? तो बहुत पैसे लग जाएंगे हमारे पेंशन में, किसानों के कर्ज दिलवाने में। तो फिर बताइए, आप इन बड़े बड़े हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं मोदी जी। 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज, दो लिए हैं। गाड़ी नहीं है भाई और बहनों, हवाई जहाज है। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज एक इंसान उड़ रहा है, पूरी दुनिया में घूम रहा है। और जब खरीदे, उस समय मैं यूपी में काम करती थी, गन्ने का बकाया कितना था? 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया। उस समय सारे किसान सड़क पे उतरे थे, काले कानून थे, ये लोग लागू कर रहे थे इनको वापस लेने के लिए। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो गन्ने का बकाया देना था, उससे तो आपने हवाई जहाज खरीद लिए अपने लिए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये तो रोने की बात है, रोने की बात है भाई। आपको गुस्सा चढ़ना चाहिए, गुस्सा चढ़ना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मीडिया में आप खूब देखते हो, टीवी पे देखते हो, मेरे भाई यहाँ है, मुझे नहीं दिखाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जरूर दिखाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि सच्चाई जनता समझ रही है अब। क्योंकि जनता को दिख रहा है बहनों और भाइयों, आपके जीवन में तरक्की आ नहीं रही है। क्या हो रहा है बहनों? जीवन में तरक्की आई है क्या? कुछ मिला है? कि चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले बता दिया लाडली योजना। 2 महीने पहले बताया ना कि आप लाडली हैं। क्यों इससे पहले लाडली नहीं थी? इससे पहले गरीब नहीं थी, इससे पहले संकटों का सामना नहीं कर रही थी, इससे पहले संघर्ष नहीं कर रही थी, कि आज आप लाडली बन गई हैं। मुझे याद आता है, मेरी एक सहेली थी, हम जब छोटे थे, बचपन में साथ में स्कूल में थे, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई एक ऐसे परिवार में जिसके मुखिया बड़े कंजूस थे। जब भी कुछ देना होता था, कुछ नहीं देते थे परिवार को। बेचारी खुद अपना कुछ जुगाड़ करके अपना कुछ कर लेती थी जब जरूरत पड़ती थी।
जब भी मांगे या जो उसके पति मांगते थे या कुछ कोई मदद हो जाए, दिवाली है कुछ, तो सारा खर्चा पति उठाए, सारा खर्चा खुद उठाए, मुखिया कुछ देते नहीं थे। एक दिन बड़ी खुश होके मेरे घर आई, 18 साल बाद बड़ी खुश होके मेरे घर आई, बोलने लगी कि यार आज तो बड़ा गजब हो गया। मैंने क्या हुआ? कहती है मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने कहा कि भाई खाता खोल दो, आज से हर महीने तुम्हें हम पैसे देंगे। कहानी है। अब बताओ बहनों, आपकी ऐसी सहेली हो जिसकी शादी ऐसे परिवार में हो जाए जहां मुखिया कुछ नहीं देता, 18 साल से बेचारी सर पीट रही है, खुद सारा जुगाड़ करती है अपने पति के साथ। 18 सालों बाद एक दिन मुखिया जागे, बोले कि भाई तुम तो मेरी लाडली हो, आज से तुम खाता खोलो, तुम्हें मैं पैसे दूंगा। तो तुम क्या कहती उससे? क्या कहती? तुम यही कहती ना, ध्यान रखो इसमें कुछ चाल जरूर होगी, ससुर जी तुमसे खाता खुलवा रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। कहती ना, कहती ना कि सावधान रहे मेरी बहन, कुछ गड़बड़ लगती है इस बात में, इतना खुश मत होना। वही कहने आई हूं मैं आपसे। मैंने सुना है बड़ी लाडली योजना चल रही है, चल रही ना, सावधान रहो मेरी बहन। जिसने 18 सालों के लिए आपके लिए कुछ नहीं किया ना, वो मुखिया चुनाव के पहले खाता खुलवा रहा है। कुछ चाहिए आपसे, चुनाव के बाद क्या होगा हमें पता नहीं। ध्यान रखिए इन बातों का। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो सचमुच आपके लिए काम करे। आप देखिए छत्तीसगढ़ का जो किसान है मुस्कुरा रहा है, खुश है। अरे वन उपज के लिए 67 वन उपजों के लिए उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। 2400 रुपए आज के दिन में धान के लिए मिल रहा है उसको, जो पूरे देश में कम है। मोदी जी के वाराणसी में 1200 मिल रहा है। मोदी जी छत्तीसगढ़ जाते हैं, बोलते मैं भेज रहा हूं। तो हमने पूछा भाई आप यहां भेज रहे हैं तो वाराणसी भी भेज दीजिए, वहां क्यों दे रहे हैं 1200? है कि नहीं? क्योंकि हर अच्छी चीज का श्रेय लेने वाले नेता जो काम खुद करते नहीं है, अपना मान सम्मान बढ़ाने का ही सिर्फ काम करते हैं, अपने बड़े बड़े हवाई जहाज, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सक्षम बनाने के लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। और जनता जब तक इस बात को पहचानेगी नहीं, गहराई से नहीं समझेगी, तब तक आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। जो 18 सालों से आप भुगत रहे हो, जो संघर्ष आप कर रहे हो, जरा मुझे बताओ भाजपा का कौन सा नेता कर रहा है? कौन सा नेता कर रहा है ऐसा संघर्ष कर रहा है? खेती करता है, जब संकट आते हैं तो आपका हाथ पकड़ता है, आपकी सहायता करता है। यहां पे यूरिया के लिए जूझ रहे हो आप। मैं यूपी में काम करती थी, वहां मैंने खुद देखा, जहां से यूरिया बटना चाहिए वो जगह बंद, प्राइवेट वाला खुला है, यूरिया वहां से मिल रही है। और यहाँ लंबी कतार, मैं गई थी ललितपुर, इसलिए गई थी क्योंकि कतार में खड़े हुए एक किसान का, वो खड़ा था, घर नहीं आया 2 दिन के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, वहीं मर गया, वहीं गिर के मर गया। यूरिया के लिए कतार में खड़ा था। वही स्थिति क्या आज यहाँ नहीं है कि जब आपको जहां से मिलना चाहिए वहां से मिलता नहीं है, फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं? यही है ना स्थिति। वहां भी यही स्थिति है। वहां भाजपा की सरकार चल रही है। यहाँ पास में देखिए छत्तीसगढ़ में किसान खुश है। यहाँ किसानी खेती में रोजगार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ से और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोग छोड़ के जा रहे हैं कि हम शहर में जाते हैं कहीं पे रोजगार मिल जाए। तो ये परिस्थितियां हैं। यहाँ आपके पास आप सिंचाई की सुविधा नहीं है ना, सच बात है। सिंचाई की कम सुविधा है ना, यहाँ नहीं है। तो किसका काम है? सरकार का काम है कि आपके लिए सिंचाई करानी चाहिए, पानी उपलब्ध होना चाहिए, आपके लिए मदद होनी चाहिए। भाई जो संघर्ष का जीवन है उसमें मदद करना सरकार का काम है। खाद, बीज, ट्रैक्टर पे टैक्स लगा रखे हैं, हर तरफ से महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम तो आसमान छू रहा है। तो कमाओगे कैसे, पेट कैसे भरोगे किसानी से, खेती से, जब सब खत्म कर रहे हैं? प्याज की बात करते हैं, प्याज के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आज? क्या परिस्थितियां हैं?
प्याज के दाम कौन तय कर रहा है? आज बड़े बड़े उद्योगपति तय कर रहे हैं। हिमाचल में यही स्थिति थी, सेब बोया जाता था, उगाया जाता था, अडानी जी आए, सारे कोल्ड स्टोरेज खोल दिए, सारे सेब रख लिए, जब जी चाहे दाम बढ़ा दो, जब जी किसानों से खरीदो तो कम, फिर उसको रखो, उसके बाद जब बेचना है तो दाम बढ़ा दिया। तो किसान तो नहीं कमा रहा है। वही चीज प्याज के साथ हो रही है। तो आपके साथ हर स्तर पर छल हो रहा है। शिक्षा, जैसे मैंने कहा, अन्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां स्कूल बन रहे हैं, यहां स्कूल बंद हो रहे हैं। स्वास्थ्य, वहां पे दाई दीदी क्लिनिक चल रही है महिलाओं के लिए, महिला खुद चला रही है, यहाँ पे स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं ठप। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बहुत बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की, यहाँ पे है। तो खेतों की पहरेदारी करते हो क्या रात को? क्या करते हो? हाँ, मचान लगाते हो, रात भर उस पे बैठते हो, पहरेदारी करते हो, रखवाली करते हो खेत की कि कोई जानवर आके चर ना जाए। यही समस्या छत्तीसगढ़ में थी। सरकार ने क्या कहा? इस समस्या को सुलझाना है, गौठान बनाए। कमलनाथ जी, आपने कहा कि आपने 1000 गौठान बनाए 15 महीनों में। छत्तीसगढ़ में 10,000 गौठान बनाने हैं। गौठान ऐसे बनाए जिससे स्वयं सेवा समूह की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जो आवारा पशु था उसका कह दिया कि भाई अगर आप आवारा पशु को रखेंगे या गौठान में रहे तो हम आपको इससे गोबर खरीद के लेंगे आपसे। ठीक है, तो लोग कमाने लग गए। उसी जानवर से जो आवारा घूम रहा था, गोबर बेची, सरकार ने गोबर खरीदी, गौठान से रोजगार बनाया, स्वयं सेवा समूह को मजबूत बनाया, ग्रामीण रोजगारों को मजबूत बनाया, सबकी तरक्की हुई, समस्या भी हल हो गई। महिलाएं, मैं आपको क्या बताऊं बहनें, मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूं जो 1 लाख से 6 लाख रुपए कमा रही हैं गौठान में काम करके, स्वयं सेवा समूह में। ये काम कर सकती है सरकार, अगर सरकार की नियत एक हो कि जनता का पैसा जनता की जेब में जाए। अगर सरकार की नियत ठीक नहीं है तो आपको लूटेगी और आपकी संपत्ति ले लेगी। सरकार की नियत ठीक हो तो जब समस्या उठती है, जब संकट होता है, उसका समाधान निकाला जाता है, और ऐसे समाधान निकाला जाता है जिससे आपका विकास हो। तो ये सब बातें मुझे आपसे करनी थी। बहनों, आप जानती होंगी कि आपके लिए जो कांग्रेस यहाँ पे कह रही है कि एक पूरी तरह से एक सुरक्षा चक्र बनाएगी आपके लिए, जिंदगी के हर मोड़ पर कांग्रेस का हाथ आपके साथ रहेगा। जैसे लड़की पैदा होती है तो उस समय आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे आपकी मदद के लिए, उस बच्ची की सहायता के लिए। बेटी के स्कूल जाने पर 500, जैसे मैंने कहा, 500 से 1500 रुपए हर बच्चे को मिलेंगे। फिर बेटी की शादी होगी तो आपको 1,01,000 रुपए उस मौके पे मिलेंगे, ताकि आप अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छे बंदोबस्त बना पाए। गृहस्थ महिलाओं के लिए हमने कहा है कि हर महीने 1500 रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे, और वृद्धावस्था में आपको 1200 रुपए का वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो ये एक सुरक्षा चक्र है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा बोझ तो आप ही उठा रही हो। समाज का बोझ, परिवार का बोझ आप ही उठाती हो, और सबसे कम सहायता आपको मिलती है। आज देखो महंगाई कितनी हो गई है, दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, आपको बर्तन खरीदने हैं, घर पे मेहमान आ रहे हैं, लिपाई पुताई करानी है, कुछ मेहमानों के लिए बनाना है। दिल में घबराहट हो रही है कि दुकान जाऊंगी, इतनी महंगाई है, कैसे खरीदूंगी, कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी, दिवाली के लिए दिए खरीदने हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हर चीज पे जीएसटी है, बर्तन महंगे हो गए हैं, गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। ये चुनाव की पहले की बातों में आप मत पड़ो। आप ये देखो कि आपका जीवन कैसा रहा है। 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, और 3 सालों में भाजपा की सरकार ने क्या किया। कांग्रेस की सरकार ने, आपको मालूम है, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था 15 महीनों में।
600 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया था। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त थी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलती थी। 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। 12,000 बर्तन बैंक बनाए। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू किया। ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% किया। आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग था उसको भी 10% का आरक्षण दिया। ये 15 महीनों का काम है। अब आप खुद तुलना करिए कि 3 सालों से इनकी सरकार चल रही है, मात्र 21 इन्होंने रोजगार दिए हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं ठप, शिक्षा की सुविधाएं ठप, रोजगार नहीं मिल रहे, किसान परेशान, जूझ रहा है, रो रहा है। तो आप ही तुलना कीजिए, हमारी बातों पे मत जाइए। हम भी एक राजनीतिक दल के नेता हैं, हम अपने पक्ष में बोल रहे हैं। आपको लगता है कि ठीक है, ये तो बोलेंगे ही, ये तो आलोचना करेंगे ही भाजपा की, तो आप खुद अपने अनुभव को देखो ना। पिछले 3 सालों में, इससे पहले 15 सालों में आपका अनुभव क्या रहा है? क्या तरक्की हुई है कि नहीं? अगर इस सवाल का जवाब यह है कि तरक्की नहीं हुई है, बताओ मुझे क्या जवाब है इस सवाल का? हुई है तरक्की? नहीं हुई? जोर से बोलो। नहीं हुई ना? तो फिर सही जगह अपना वोट दो। छत्तीसगढ़ जैसे विकास हो रहा है छत्तीसगढ़ में तेजी से, वैसे मध्य प्रदेश में कराओ। राजस्थान में विकास हो रहा है, जनता खुश है, मुफ्त इलाज होता है, वहां भी तमाम स्कीमें हैं आपको मजबूत करने के लिए, गांव को मजबूत करने के लिए, पंचायतों को सशक्त करने के लिए, आपकी शक्ति आपके हाथों में देने के लिए। जो गांधी जी का सपना था, जो इंदिरा जी का सपना था, क्यों पट्टे दिए आपको? क्योंकि समझती थी कि आपका अधिकार है, समझती थी कि ये आपका अधिकार है, आपकी जमीन है, आपका देश है, आपका प्रदेश है। तो सोच समझ के अपना वोट दो, बस इतना ही कहूंगी मैं। जागरूक बन के अपने विवेक, बहनों याद रखो मेरी बातों को। लाडली योजना के पैसे खाते में आने दो, बहुत बढ़िया, 2 महीने के लिए, अभी 5-6 दिन है और आने दो। आ गए तो अच्छा है, जिसके आए, क्योंकि सबके भी नहीं आ रहे हैं, सबके नहीं आ रहे हैं, शायद 40% महिलाओं के, लेकिन अगर आ रहे हैं, सोचो क्यों दिए जा रहे हैं। अपने वोट को किसी को खरीदने मत दो, ये बहुत कीमती चीज है बहनों, बहुत कीमती चीज है। इससे भविष्य बनेगा आपके बच्चों का। सोच समझ के दो, ऐसी पार्टी को दो जो दिल से, जी जान से आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब आप अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, जब आप सोच समझ के वोट देंगे, तब आप सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे। तो रीना जी अब आइए यहाँ। ये रीना बोरासी जी हैं, ये नौजवान है। आप कह रहे थे मैं नौजवान हूं, अब मैं नौजवान नहीं हूं, ये नौजवान नेता है आपकी। इनको खूब अच्छे वोटों से जिताइए। ये मैंने बात की थोड़ी सी इनसे गाड़ी में यहाँ आते वक्त, और मुझे लगा कि ये लड़की कुछ करके दिखाएगी, तो इसकी सहायता करो, इसका समर्थन करो और खूब भारी बहुमत से जिताओ यहाँ से। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।